नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आज हमारे साथ बीजेपी के नेता नरेंद्र गुर्जर हैं, जो लीगल सेल है हरियाणा की, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा जो इनका एक बैकग्राउंड है पूरा, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ जाकर जुड़ता है, जिसमें इन्होंने करीब 20 साल तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स का इनका तजुर्बा है। और सन 2001, 2002, 2003 का वो दौर है जिस समय ये सक्रिय हो रहे हैं। उसके बाद जो एसडी कॉलेज चंडीगढ़ है और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ या फिर चंडीगढ़ के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें इन्होंने अपना संगठन भी पसारा और कई जगह पे महत्वपूर्ण जीतें भी दर्ज की। आज इनसे बात करेंगे कि जो युवाओं की हरियाणा में पॉलिटिक्स में जो एक हिसाब से जो इस समय भूमिका है उसके बारे में, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि करीब करीब 10 ऐसे युवा नेताओं से बातचीत की जाए ताकि जो युवा हैं पॉलिटिक्स में वो किस भूमिका में आगे रहेंगे। तो शुरुआत नरेंद्र गुर्जर से ही है। सर, सबसे पहले तो सवाल मेरा आपसे यही है कि बार बार ये सवाल आता है कि 21वीं सदी की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसने डूसू ने भी बहुत सारे नेता पैदा किए, पीयू ने भी बहुत सारे स्टूडेंट लीडर पैदा करे, राजस्थान यूनिवर्सिटी वो बहुत सारी जगह से स्टूडेंट इलेक्शंस जहाँ पर होते हैं वहाँ से लोग निकले, लेकिन वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों में जगह नहीं बना पाए। इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे मैं अगर नाम लेकर ही बात करूं तो पीयू में बरिंदर ढिल्लो रहे, आप नरेंद्र गुर्जर रहे और बाकी और भी बहुत सारे, मलविंदर कंग रहे और दलवीर गोल्डी रहे और भी कई लोग रहे, लेकिन उनका इतना बड़ा नाम नहीं रहा। पॉलिटिक्स में उतनी जगह नहीं बना पाए जितना बड़ा नाम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उनका था। इसका कारण आप क्या मानते हैं कि 21वीं सदी के जो स्टूडेंट लीडर थे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपनी जगह क्यों नहीं बना पाए? देखिए मनदीप भाई, आप स्वयं भी एक छात्र के रूप में और एक छात्र नेताओं के साथ आपने भी काम किया है। जब हम ध्यान से इस सारे पेड़ को देखते हैं, खासकर आपने 2001-2 से शुरू किया और अब 2023 है, मेरा मानना ऐसा है कि लिंगदो के बाद जब 2007 में लिंगदो कमीशन की रिपोर्ट्स जो हैं और उसकी जो गाइडलाइन लागू हुई, उसके बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ। आज तक भी 2007 से और 2023 तक भी, मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा कार्यकाल बहुत कम समय रहा, 2007 से 10-11 तक ही मैं वहाँ था। उसके बाद मैंने अपने नेक्स्ट जो जनरेशन थी उनको छोड़ दिया था, तो उन्होंने जो भी करना आज भी वही करते हैं। लेकिन आपने 2-4 लोगों के नाम लिए, चाहे वो मलविंदर कंग हो या दलबीर गोल्डी, वो दोनों लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में खुद उन्होंने काम किया, दोनों ही प्रेसिडेंट रहे और दोनों ही उसी खुद की लीडरशिप के अकॉर्डिंग ही पार्टियों में आगे बढ़े। कई बार भाग्य भी साथ नहीं देता इंसान का, लेकिन कोई जरूरी नहीं लेकिन कि हर बार आदमी जीते ही। राजनीति में जो बड़े नाम है, आपके अकॉर्डिंग अगर हम पूरे देश की बात करें तो जो भी बड़े नेता हैं आज वह देश और प्रदेश के, 1975 की इमरजेंसी के बाद जो जेपी आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन से निकले हुए लोगों ने भारत की राजनीति में बड़े लंबे समय तक काम किया और बड़ा नाम कमाया और देश के विभिन्न पदों में रहते हुए देश को एक दिशा देने का काम किया। इससे पहले जब तक हरियाणा और पंजाब में चुनाव होते थे, उस समय के लोग जो खुद, मेरा आपको कहने का मतलब है कि लिंगदो से पहले अगर नरेंद्र गुर्जर काम कर रहा है तो नरेंद्र गुर्जर ही चुनाव लड़ेगा। लिंगदो के आने के बाद अगर नरेंद्र गुर्जर काम कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा संघर्ष होता था जिसमें आपको प्रशासन के साथ भी लड़ना पड़ता था, पुलिस के साथ भी लड़ना पड़ता था और आपसी लड़ाइयां भी हो जाती थी। उन सब से निकलने के बाद भी चुनाव जो लड़ता था वह स्वयं व्यक्ति लड़ता था, लेकिन लिंगदो के बाद जो व्यक्ति एक टीम को लीड कर रहा है वो चुनाव नहीं लड़ पाए और उनकी जगह जो क्लास में अटेंड कर रहा है या उसके लेक्चर पूरे हैं, उसकी अन्य कंडीशंस पूरी हैं, वो लोग राजनीति में आगे आने लगे। युवाओं का देश प्रदेश में जहां जहां भी वो काम करें उनका मार्गदर्शन करें। तो इसमें मेरा मानना है कि लिंगदो कमीशन के बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ और हरियाणा पंजाब में चुनाव ना होने की वजह से नई लीडरशिप नहीं उभर पा रही है, जो मुझे मानना है। इसलिए लोग आज अलग अलग सामाजिक कार्य करके या अन्य कोई भी काम करके समाज के बीच रह के बहुत से युवा कोशिश करते हैं सामने आने की, लेकिन वो उस लेवल तक सफल नहीं हो पाते।
मैं एक बहुत पुराने स्टूडेंट लीडर से बात कर रहा था, वो बाद में गवर्नर भी रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी। तो उनसे बात कर रहा था तो मैं उनसे यही पूछा कि जो 70s का दौर है और जो आज का दौर, उसमें क्या अंतर है। तो वो बता रहे थे कि एक अलग रुतबा होता था, सारा कुछ था। और उसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी पिन पॉइंट भी उन्होंने अब मुझे बताया। वो बोले कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी अब जो दखल है वो परिवारों के जो बड़े लीडर हैं उनका, मान लो इनसो है, इनसो में आपको पता है कि अल्टीमेटली दिग्विजय चौटाला ही जाके विनर का हाथ उठाएंगे स्टूडेंट सेंटर पे जाके, या फिर एनएसयूआई में भी आपको पता है कि दीपेंद्र हुड्डा से लेकर तमाम और लोग अपना दखल रखते ही हैं। ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश परिवार है उन्हीं के ही जो एक हिसाब से उनके वारिस हैं वो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दखल रख रहे हैं। इस पूरे पीरियड में जो ये पिछला 20-25 साल का है, इसमें तो आखिरी में तो जो स्टूडेंट लीडर जिनको खुद जाके बाहर बनना था वो तो किसी बड़े एस्टेब्लिश परिवार के कार्यकर्ता ही बन के रह गए। इसको आप कैसे देखते हैं? लीडर की डेफिनेशन एक अलग है, एक स्टूडेंट पॉलिटिशियन की डेफिनेशन अलग है। जो होता है पॉलिटिशियन, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के साथ जाके अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। जो होते हैं स्टूडेंट लीडर, जिसकी मैं वैक्यूम आपको बात कर रहा हूं कि उन लोगों की कहीं ना कहीं कमी है, वो कभी भी किसी लीडर के साथ नहीं चलता, वो अपनी किसी विचारधारा के साथ चलता है और विचारधारा की लड़ाई में ही वो अपना सब कुछ आगे लगाता है। आज काफी लोग हैं जो अन्य पार्टियों में भी काम कर रहे हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, एक बहुत बड़ा संगठन है और उसमें काम करने का मौका मिल रहा है। अब रही बात जो पारिवारिक दल है, आपने इनसो की बात करी। मैं लगभग 2007 से पंजाब यूनिवर्सिटी में रहा और अभी तक थोड़ा मतलब चीजों की जानकारियां रहती ही हैं। एक जिस परिवार से उप प्रधानमंत्री भी रहे, सीएम भी रहे, अभी भी डिप्टी सीएम है, युवाओं के अंदर वो इतनी भी क्षमता पैदा नहीं कर पाई इनसो पार्टी पिछले 15 साल से, जब से उसका उदय हुआ है, वो आज तक प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही नहीं लड़ पाई पंजाब यूनिवर्सिटी में। उनकी सोच में ही जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट है कि हम किसी भी तरीके से किसी के साथ समझौता करके, किसी के साथ गलत डील करके, क्रॉस वोट करके और हम अपनी सीट निकाल ले। तो वो एक पॉलिटिशियन का काम करती है, लीडरशिप क्रिएशन का तो काम ही नहीं किया उन्होंने। इनसो को जो लोग बनाने वाले थे आज उनका कोई अता पता नहीं। जिन लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे समय में थे, जिन्होंने साइकिल यात्रा भी की, एक विकास राठी होता था जिसने सुबह शाम मेहनत करके इनसो का नाम बनाया और जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट तक भी इनसो को लेके आया। लेकिन आज उसका मुझे तो पता नहीं कि राजनीतिक रूप से कहीं वो अस्तित्व में है या नहीं है। तो आज तक आप भी देखते हो कि 10-15 साल से एक दो व्यक्ति ही इनसो को देख रहे हैं और उनका टारगेट यही होता है भी किसी भी तरीके से इनसो की एक इमेज है जिसके साथ वो समझौता करती है, कभी उसके साथ तो उनकी वोट डलती ही नहीं। वो जिस दूसरी पार्टी से जिससे भी समझौता करेंगे, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, दिग्विजय चौटाला को भी लगता है कि जो इनसो की मेरी टीम है वो उसकी है, लेकिन बेसिकली वो टीम एनएसयूआई की है। हर बार वो क्रॉस वोटिंग कराते हैं। जो मेहनत करने वाली पार्टी होती है वो कभी जीत ही नहीं पाती पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो इस तरीके से एक जो चीप पॉलिटिक्स का दौर चला है, इससे स्टूडेंट के अंदर, आज जो स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, मैं काफी लोगों से मिलता भी रहता हूं, उनकी थिंकिंग में, सोच में वो बात आती ही नहीं कि हम यहाँ प्रेसिडेंट भी जीत सकते हैं, लड़ भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। उनको ये लगता है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जीत लिया, जनरल, खासकर इनसो और एक दो और अन्य दल हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने अलग पार्टियों में जाके वो जीते भी हैं और वो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वो आगे भी बढ़ते रहें। तो अब दीपेंद्र हुड्डा है, इन लोगों को क्या लगता है, आप ये तीसरी पीढ़ी है आज इनकी। हुड्डा साहब के पिताजी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रहे, पुराने लीडर थे कांग्रेस के, और हुड्डा साहब खुद मुख्यमंत्री रहे, विभिन्न पदों पे रहे। आज दीपेंद्र हुड्डा, ये लोग अब अपने बेटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ना इनको युवाओं से मतलब है, ना इनको समाज से मतलब है, ना प्रदेश से मतलब है। इस बात के लिए मोदी जी भी सवेरे शाम कहते हैं कि परिवारवाद की जो है, लेकिन मैं युवाओं से, खासकर जो पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ में हिस्सा लेते हैं, उनसे मैं उम्मीद रखता हूं कि वो एक अपनी अलग पहचान के साथ समाज के बीच जाएं और अपने आप को प्रस्तुत करें, ना कि किसी भी पारिवारिक दल के साथ लग के उनकी रैलियों की भीड़ ना बने,
आपके अंदर इनसे ज्यादा कैपेबिलिटी है, भगवान ने इनको भी वही शरीर दिया है, ये वही बुद्धि दी है और आपको भी वही। आप जिस संगठन में है भारतीय जनता पार्टी, उसका छात्र संगठन है एबीवीपी, और जो आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, संघ परिवार के ऊपर भी तो परिवारवाद का आरोप लगता है कि जो संघ परिवार में है वही बीजेपी में ग्रोथ पाएगा। ये भी तो एक फैक्टर है। परिवारवाद अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, मान लिया कि कई बाय बर्थ परिवारवाद हो सकता है, लेकिन एक परिवारवाद तो संघ परिवार का भी है, वो एक बड़ा, वो भी एक परिवार है। तो और दूसरा मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि एबीवीपी जिसकी जड़ें हरियाणा में, पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं थी, उसमें एक कहा जाता है कि नरेंद्र गुज्जर के साथ जो लोग काम कर रहे थे वो 2013, 14, 15 में छोड़ के गए हैं और एबीवीपी उनको खड़ा किया है। तो जो ये हरियाणा या हरियाणा जो पंजाब था, इसके भगवाकरण में भी आपको दोष दिया जाता है कई बार, लेकिन एबीवीपी फिर भी जीत नहीं पा रही है पंजाब यूनिवर्सिटी में। एबीवीपी के साथ क्या त्रासदी देखते हैं आपकी? हरियाणा, पंजाब में, चंडीगढ़ में वो अपना वजूद, फिर आप लोगों ने एक बहुत बड़ा बैकअप भी दिया, बहुत बड़ी टीम भी दी उनको, फिर भी वो अपना वजूद क्यों नहीं बना पा रहे? जहां तक मैं एबीवीपी को समझता हूं, मैं उसके एबीवीपी का कभी एक्टिव सदस्य नहीं रहा, लेकिन भाजपा में जुड़ने के बाद ही मुझे उनकी कार्यशैली से जुड़ने का, समझने का, उनको देखने का मौका मिला। जो पंजाब यूनिवर्सिटी की राजनीति है, जैसे अगर आप दिल्ली की राजनीति की बात करें तो दिल्ली में एबीवीपी सबसे मजबूत स्तंभ है। पिछले 10 सालों में मेरे ख्याल से 90% चुनाव एबीवीपी ने ही जीते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की राजनीति में 20 साल से वही लोग इंटरफेयर कर रहे हैं जिनको वहां का चप्पा चप्पा पता है। उनमें से कुछ वहीं प्रोफेसर लग गए हैं, उनमें से कुछ वहीं अन्य पदों पे हैं। एक किस्म से उन्होंने वहां एक ऐसा दायरा बना लिया है जिसमें वहाँ स्टूडेंट चुनाव में प्रोफेसर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है। काफी लोगों को मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको भी पता है। और उस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी से जो जुड़े एबीवीपी के लोग हैं, क्योंकि जो यूथ कभी जीत नहीं पाया वहां, तो एक जो लीडरशिप है वो वहां खड़ी नहीं हो पाई। क्योंकि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो एबीवीपी के पिछले जो सालों के प्रेसिडेंट रहे हैं या टीम में रही हैं, वो सब मिलके काम करते हैं। ऐसी टीम वहां नहीं बन पाई, इस वजह से एबीवीपी। और दूसरा एक जो आपको भी लगता है, आपको भी पता है, अगर हम चलो डायरेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहां वोटिंग आज जीतने के लिए कोई भी काम नहीं करता, वहां हराने के लिए काम करते हैं। अगर CYSS को लगेगा कि एबीवीपी जीत रही है तो वो NSUI को वोट डाल देगी, सोई को लगेगा एबीवीपी जीत रही है तो वो NSUI को वोट डाल देगी, SFS को लगता है, कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है कि एबीवीपी जीत सकती है तो वो किसी एक, वो सारे बैठ के एक विनिंग अलायंस बना लेते हैं, भाई हम इसको वोट डाल देंगे। तो इस तरीके से कभी सोई कभी NSU, क्योंकि इनको चलाने वाले सेम ही लोग हैं। जो लोग सोई को चलाते हैं, जो NSUI को चलाते हैं और जो CYSS को चलाते हैं, वो 20 साल से पहले जब स्टूडेंट पार्टी तो सब इकट्ठे ही उन्होंने काम किया। तो इसलिए वो सब अपने आप वो काम करते हैं, अलग नाम लगाते हैं। वो HSA और एबीवीपी एक ही बात है, जबकि HSA इंडिपेंडेंटली काम करती है और वो सब मिलके काम करते हैं। अब HSA को हराने के लिए DAV कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, सोई, इंसो, NSUI सब समझौता कर लेते हैं। अब आप इनकी क्रेडिबिलिटी कहाँ? पंजाब यूनिवर्सिटी में एक दिन NSUI और इंसो ने समझौता कर लिया, फिर CYSS और इंसो ने समझौता कर लिया, तो क्रेडिबिलिटी तो कहीं है ही नहीं। रंग दे बसंती फिल्म में जो मेन किरदार है आमिर खान, उसको डीजे कह के बोलते हैं कि डीजे तू डरता है इस 3 किलोमीटर के कैंपस से बाहर की तेरी क्या पहचान होगी। तो हम ये भी देखते हैं कि जो बहुत सफल स्टूडेंट लीडर हैं, और जब वो समाज में जाते हैं तो वो मतलब उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो वो जो 3 किलोमीटर का यूनिवर्सिटी का दायरा है, उससे बाहर जो सोसाइटी है, उसमें जो स्टूडेंट लीडर हैं या जो यंग लीडरशिप है, वो निखर के क्यों नहीं आ पा रही? जो स्टूडेंट लीडर जो आपको लगता है बड़े बन गए, चुनाव जीतने से कभी मुझे नहीं लगता कोई बड़ा बनता होगा। देवीलाल जी कितने चुनाव हारे, JP जी ने कभी खुद शायद चुनाव लड़ा भी ना हो, लेकिन आंदोलन खड़े किए, बड़ी बड़ी चीजें करी। ये जो आप सिचुएशन बता रहे हो कि एक छोटे दायरे के अंदर जल्दी फेमस हो जाता है कोई भी स्टूडेंट लीडर, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, और उसके बाद जब वो 140 करोड़ लोगों के बीच में जाता है तो वो जल्दबाजी कर बैठता है। उसको लगता है कि ये भी एक चार दीवारी है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा है, एक स्टेट है, मैं इसको 2 साल में जीत लूंगा, मैं 2 साल में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उस गलत फहमी में वो धरातल से दूर हो जाता है। क्योंकि जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमें अलग अलग स्टेट्स के लोग मिलते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, और हम गांव में जाके
उस तरीके से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते आम लोगों से, क्योंकि वो तो वही हैं, उनकी समस्याएं तो वो की वही हैं। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें आती हैं कि सब्र टूट जाता है स्टूडेंट लीडर्स का। एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि जो पॉलिटिक्स चाहे हरियाणा की हो, पंजाब की हो, जो पंजाब में हालांकि कुछ नौजवान दिख भी जाते हैं कि जो सेकंड जनरेशन लीडर्स जिनको एक स्पेस मिलने लग गया है, लेकिन हरियाणा में हम ये देखते हैं चाहे मतलब कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, उसमें परिवारों के जो बच्चे हैं वो ठीक है कि वो थोड़ा बहुत आपको दिखेंगे यूथ लीडर के तौर पे, लेकिन जो नए यूथ लीडर आने चाहिए थे वो उनकी इतनी जगह नहीं बन पा रही है। उसका आप क्या कारण मानते हैं? चुनाव बंद होने के बाद 1995-96 से, जब से बंसीलाल जी ने चुनाव बंद कर दिए थे, उसके बाद लिंगदो, अब जो हरियाणा की पॉलिटिक्स में कुछ एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी मान लो आप लोग आ गए, युवा मोर्चाओं में काम करने लग गए या संगठन के किसी उसमें काम करने लग गए। मैं अगर अभी सर्वे कर दूं और जाके 50 नौजवानों से पूछूं कि बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है उसका प्रदेश अध्यक्ष कौन है, तो मेरे हिसाब से 50 में से 40-45 नौजवान नहीं बता पाएंगे कि कौन है प्रधान। तो वो एक सोसाइटी में वो पॉलिटिकल एक स्पेस मिलना, और जो सेकंड जो लीडरशिप है, जो अगली पीढ़ी तैयार होनी है, उसको स्पेस ना मिला, इसको क्या कैसे देखते हैं आप कि आप लोगों को मतलब स्पेस बनाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं या फिर क्या कारण है कि वो स्पेस नहीं बन पा रहा है? देखिए, इसमें आप समझने की कोशिश करिए, अब की राजनीति और पहले की राजनीति में बहुत बदलाव आ चुका है। आज जिन स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे हो, जिन युवाओं की आप बात कर रहे हो, उनका कंसंट्रेशन है पढ़ाई पे। आज वो अगर आप पूछोगे चंद्रयान कब गया, कब वहां पहुंचा है, तो वो सारी चीजें बता देंगे। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट युवाओं का घटता जा रहा है। उनको पॉलिटिक्स की, राजनीति की एक ऐसी इमेज, एक गंदी इमेज पब्लिक के बीच और युवाओं के बीच खासकर बढ़ चुकी है। नेगेटिव है, घट रहा है इंटरेस्ट? नहीं, ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। जो अब एक ही फील्ड में 100 लोग काम करते थे पहले, आज जब चुनाव होते थे तो सबका एक ही सपना था कि मैं प्रेसिडेंट बनूं। आज इस चीज में कहीं ना कहीं कम लोग हैं जो इस, और वो भी इस वजह से क्योंकि जो लड़ाइयां होती थी, इतने मर्डर होते थे, कितने लोग जेलों में गए, गैंगस्टर गए, मारे गए, वो सारा चीजें देख के माँ बाप ने भी अपने बच्चों को इससे दूर करके और पढ़ाई की तरफ वो रखा। और इसमें अब आप आज से 10-15 साल पहले की अगर राजनीति देखोगे, आप खुद देखोगे, तो एक बात चलती थी कि मेरे पिताजी तो फलाने के साथ रहते हैं, मैं नौकरी लग जाऊंगा, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी, हम तो उनके डेड वर्कर हैं, हम फलाने के वर्कर हैं, तो हम नौकरी लग जाएंगे। और कोचिंग सेंटर नाम की कहीं कोई चीज ही नहीं होती थी। लेकिन आज अगर आप हरियाणा के छोटे से छोटे गांव में, कस्बों में भी जाके देखोगे तो वहां कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं और बच्चे रैलियों में जाने से ज्यादा कोचिंग सेंटर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उन्हीं नौजवानों की भीड़ आजकल दंगों में भी पाई जाती है। चाहे वो किसी हमने इस गुड़गांव में ही देखा, जब नूह मेवात हिंसा हुई, उसके बाद गुड़गांव में रेडियां तोड़ी गई, जो कम संख्या का समुदाय थे उनके ऊपर हमले भी हुए, सारा कुछ हुआ। तो वो ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई की तरफ अट्रैक्टेड, और दंगों में भी तो भाग ले रहे। जातीय दंगे, अब आप सोशल मीडिया खोल के देखिए, हर जाति के पेज बने हुए हैं, राजपूताना, जाट और जाट समाज, गुज्जर समाज, ये वो, और उन रोड समाज, उन पेजों पर आप जाके देखिए तो जो जाति है, जो एक हिसाब से अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ दिखा के बाकी जातियों को नीचा दिखाने की जो चलन है, वो भी मतलब जो आइडेंटिटी बेस है वो भी बढ़ रहा है। और उसमें जो कम संख्या के समुदाय हैं उनकी इनसिक्योरिटी का मामला, वो खाली मैं धर्म के आधार पे नहीं कह रहा, मैं जातीय आधार पे भी कह रहा हूँ कि जिन गाँवों में कम संख्या में जो जातियां हैं, मान लो जो छोटी जातियां हैं, उनमें अब एक मान लो कि मेरी फला जाति है, मेरी जाति के लोग गाने भी गा रहे हैं और अपना गौरवमयी इतिहास बता के दूसरों को नीचा भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें तो जो कम संख्या की जातियां हैं वो तो इनसिक्योर महसूस करेंगी। जब इस किस्म का, तो वो जो नौजवान जिसकी बात कर रहे हो आपकी, वो पढ़ाई कर रहा है, वो तो इनमें ज्यादा इन्वॉल्व दिख रहा है आजकल। तो उस नौजवान के साथ कैसे इंटरेक्शन करेगी पॉलिटिक्स? और आप लोग, मतलब ये माना जाता है कि जो आप लोगों की जो पीढ़ी है वो उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। देखिए, आपने ढेर सारे सवाल पूछ लिए एकदम लगातार। जो ये सोशल मीडिया का दौर है, जो ये आप जातियों की बात कर रहे हैं, ये
युवा जब हैं, जब आपने कहा कि कम जाति या बड़ी जाति, आप सपोज करो मैं किसी के ऊपर ताना मार दूं भाई तू फलानी जाति का है, तो वो व्यक्ति अपना अस्तित्व खोजने के लिए निकलता है। तो आज के युवाओं में अपने अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, चाहे वो आपके अकॉर्डिंग वो अल्पसंख्यक हो या कम जाति का हो, लेकिन वो भी अपना अपना अस्तित्व खोज रहे हैं। क्योंकि हमारे इतिहास में मुझे भी ऐसा लगता है कि सही तरीके से उसको नहीं पढ़ाया गया, लोगों को नहीं जानकारी है। तो उस जिज्ञासा के अनुसार ही ये जो पेज चल रहे हैं, इसमें कुछ देखो, मुझे भी लगता है कि काफी लोग इसमें, चाहे वो पॉलिटिकल इन्वॉल्व हो, अब कौन पेज चला रहा है इस चीज का किसी को नहीं पता चलता, और वो भड़काऊ काम करते रहते हैं कि गुर्जर राजपूत को लड़ा दिया, जाट और ब्राह्मण को लड़ा दिया, दलित को किसी से लड़ा दिया, कि जो चुभने वाली बातें करते हैं। लेकिन जो लोग वही सोशल मीडिया पे, मान लीजिए आपका कोई साथी है, कोई कैथल में बैठा है और वो सोशल मीडिया पे इतना फेमस है कि उसको 1 लाख लाइक मिल रहे हैं, लेकिन वो 1 लाख लाइक कोई अमेरिका से दे रहा है, कोई मणिपुर से दे रहा है, कोई श्रीलंका से दे रहा है, और वहां वो बैठा है, उसको क्या पता 5 आदमी ना सुन रहे हो, या अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उसके साथ क्या पता 50 आदमी भी ना खड़े हों, क्योंकि वो लोग सिर्फ समाज से कई बार कट ऑफ हो जाता है। बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया पे भी है, समाज में भी हैं। तो समाज एक अलग चीज है और सोशल मीडिया एक अलग चीज है। ये अभिव्यक्ति की आजादी के रूप में जब हम कमरे में बैठ के अब मैं कुछ भी बोल दूं, ठीक है, और मेरा तो ये अधिकार है बोलने का, तो उसका मिसयूज भी हो रहा है। पहले लोगों को मीडिया के पास जाना पड़ता था। पर मेरा सवाल यही है कि मतलब कहीं ना कहीं ये बात भी आती है कि आप जो लोग नौजवान जो लीडरशिप है वो पॉलिटिक्स में आई, वो उनके पास कहीं ना कहीं कोई प्लान नहीं है, कोई एक्शन, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप लोगों को एंगेज कर सकें। इस वजह से उनकी एंगेजमेंट को कोई और ले गया, वो चाहे वैसे सोशल मीडिया का स्टार हो या कोई बिग बॉस विनर हो या कोई भी हो, कोई भी XYZ हो, चाहे कोई जातियों को भिड़ाने वाला हो, वो ले गया। इसमें आप लोगों को आपको ये तो मानना पड़ेगा ना कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऐसे प्रोग्राम्स नहीं है जिनसे आप लोगों को, नौजवानों को एंगेज रख सकें, उनको जोड़े रख सकें, उनमें एक्टिविटीज अलग अलग करवा सकें। ऐसे आप मुझे पिछले 10 साल के बताइए कि कौन से नौजवान नेताओं ने हरियाणा में ऐसे प्लान्स लिए, ऐसे टारगेट लिए, ऐसे पॉलिटिकल काम करे जिससे एंगेजमेंट बराबर बनी रही। तो इसमें तो आप लोगों को, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के जो यूथ लीडर्स हैं, उनको भी तो अपनी भूमिका तलाशनी पड़ेगी ना। आपने बिल्कुल जायज बात की। इसमें मैं अगर संगठन के तरीके से बात करता हूं तो ABVP के माध्यम से संघ, BJP राष्ट्र निर्माण के लिए 24 घंटे काम करते हैं, युवाओं को जोड़ते हैं। आप खुद जाके देखते होंगे कितनी एक्टिविटी चलती रहती है युवाओं से रिलेटेड, गांव और शहर, कस्बे। वो एक संगठन का जो रास्ता है उस पे चलने के लिए हमेशा लोगों के बीच में हम हैं और हमेशा लोगों को हम जोड़ रहे हैं। रही बात जो आप कह रहे हो कि स्टूडेंट लीडर, सपोज करो कि मैं हूं एक इंडिपेंडेंटली काम करके आया, आज मैं एक बड़े परिवार से जुड़ गया, मेरा अपना मैंने क्या सोचा क्या नहीं। देखिए मैं आपको एक मंदिर भाई एक बड़ी वो बात बताता हूं। 2 तरह के लीडर होते हैं, एक बाय चॉइस, एक बाय चांस। बाय चांस जैसे कोई आंदोलन आ गया या कोई समस्या खड़ी होगी तो उसमें जाके खड़े हो गया तो वो बाय चांस लीडर बनता है। बाय चॉइस लीडर वो होते हैं जो जैसे जिनका जन्म ही राजनीतिक परिवार में, उनकी चॉइस ही पॉलिटिक्स है। तो हम जैसे जो लोग हैं वो बाय चांस इस क्षेत्र में आए हैं कि कोई समस्या खड़ी होगी, उसके सॉल्यूशन के लिए हम आगे बढ़े तो लोगों ने हमें आगे बढ़ाते रहे। और हम लोग जो हमने कभी भी समाज में, हमारी सोच, मेरी सोच कभी ये नहीं रही कि मुझे विधायक बनना है, MP बनना है, या जो बच्चे मेरे साथ जुड़े उनको गलत रास्ते पे चला के मैंने अपने नाम कमाना है। उस तरीके से ना तो मैंने राजनीति करी ना मैं आगे करूंगा। मेरा मकसद यही था पहले भी कि बच्चे अपनी आवाज को उठाएं। मेरे साथी, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करता था तो हम अपनी आवाज उठाते थे, अपने मुद्दों को खुद सोल्व करते थे और स्टूडेंट्स से रिलेटेड ही मुद्दे होते थे। आज मैं वकील, आज मैं एक एडवोकेट होने के नाते, आज मैं लीगल सेल BJP का स्टेट कन्वीनर हूं, तो मेरा जो दायरा है वो एडवोकेट्स का है। तो अब मैं उनके बीच जा रहा हूं, मैं पीछे कई जिलों में जा भी चुका हूं, उनसे डिस्कस कर रहा हूं कि हमारे क्या मुद्दे हैं, हमें किन मुद्दों पे सरकार से बात करनी चाहिए और किस तरीके से हम अपने प्रोफेशन के माध्यम से आम समाज में गरीब लोगों के तक न्याय की व्यवस्था कर सके।
अब इसमें अगर मैं अपने आप को इतना बड़ा मानने लग जाऊं कि मैं दूसरे हर चीज पे बात करूं, ये आज की जो समस्या है ना युवाओं के अंदर, वो ये सोचते हैं कि मैं सब समस्याओं का सोल्यूशन मैं अकेला कर दूंगा। ये देश अनेक समुदायों से, अनेक जातियों से, अनेक भाषाओं से बना हुआ देश है। इसमें लाखों करोड़ों लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात रखते हैं, अपना काम करते हैं। तो जो सबको जोड़ेगा, सबको साथ लेके चलेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये जो जातीय संघर्ष हो रही है, आप बात कर रहे हो, ये अब आप यहाँ का छोड़ दीजिए, अभी आपने गुड़गांव का जिक्र किया, सीरिया में, लीबिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, वहां तो कोई जाति नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके साथ लड़ाई लड़ रहे, वहां भी वो लड़ रहे हैं। दुनिया में आपने देखा है अफगानिस्तान, इन देशों के क्या हालात हैं। उसके लिए क्या वहां कोई संघ काम करता है, क्या वहां कोई भाजपा काम करती है? लेकिन वहां फिर भी झगड़े हैं। अभी दुनिया के अलग अलग अमेरिकन इंपीरियलिज्म तो है, तो खैर छोड़िए, मैं एक आपको थोड़ा सा और क्रिस्प चीज में डाल रहा हूँ, क्योंकि ये एक आइडियोलॉजिकल इंटरव्यू नहीं है, तो इसलिए मैं एबीवीपी या बीजेपी की आइडियोलॉजी पे बात नहीं कर रहा। लेकिन एक आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, ये बहुत जरूरी सवाल है कि एक जो आम किसान या आम घर में पैदा हुआ बच्चा है, वो पॉलिटिक्स करने के सपने देख रहा है, और एक जो ऑलरेडी पॉलिटिकल परिवार में उसका दादा पापा कुछ मुख्यमंत्री या मंत्री या जो भी रहा हो वो है, इन दोनों के संघर्ष कैसे अलग हैं? और जो एक आम परिवार का बच्चा है आज के समय में पॉलिटिक्स में, क्या वो सरवाइव कर पा रहा है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज भी और पहले भी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक आम परिवार से हैं, देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल आम परिवार से हैं, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल आम परिवार से है। और ये सबके लिए एक उदाहरण है, हर उस किसान के बेटे के लिए, हर एक दुकानदार के बेटे के लिए, एक रेडी लगाने वाले के लिए, कि आप अगर समाज में एक अच्छा मकसद लेके, एक अच्छी विचारधारा के साथ काम करोगे तो आपके लिए दरवाजे और रास्ते खुले हैं। आप इस लोकतंत्र में कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन वो भी तो एक बड़े परिवार का हिस्सा रहे हैं। ठीक है कि वो आपने जो एग्जांपल लिए हैं तो कि उनके संगठन तो बनाना ही पड़ता है ना, परिवार तो अब उनका एग्जांपल आप ठीक हो सकता है, लेकिन बीजेपी में भी तो सेकंड जो जनरेशन लीडर्स हैं, चाहे राजनाथ सिंह का लड़का हो या फिर आप ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें, उनके भी लड़का आगे पॉलिटिक्स में आएगा ही। तो आप मेरी बात को बिल्कुल इसको ऐसे ही लें, हम आइडियोलॉजी पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है कि आप प्रो बहुत बीजेपी स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस सवाल में आप अक्रॉस द पार्टी लाइन देखिए, वो इसका कांग्रेस में भी देखिए, आप उसको आप इनेलो या जेजेपी या फिर देश की समाजवादी बाकी जितनी पार्टियां उनमें देखिए, उनके हिसाब से जो आम परिवारों के नौजवान हैं उनके चैलेंजेस इस समय में, ठीक है कि 90s का एक अलग दौर था, वो आंदोलनों से, उससे पहले 70s का एक अलग दौर था, वो भी लालू यादव भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। 90s में जो मंदिर का आंदोलन है बीजेपी का, उससे बहुत सारी लीडरशिप तैयार हुई है, वो एक अलग पूरा, उसको आप छोड़ दें। करंट सिचुएशन में एक राजनीतिक परिवार में पैदा हो रहा है और एक आम घर में, उन दोनों के पॉलिटिक्स में स्पेस बनाने के कैसे वो दोनों अलग हैं और क्या स्ट्रगल है एक आम परिवार के करंट के मौके बात करिए। देखिए, आम परिवार के बच्चे के लिए राजनीति में सर्वाइवल है जो बड़ा टफ है, ये सबको पता है। क्योंकि आज के टाइम अगर आप इन पारिवारिक नेताओं की बात करोगे, युवाओं की, इनके पास संसाधन है, इनके पास बड़ा नाम है, और एक तरफ आप किसी भी मेरे साथ ही आप बात कर लीजिए, हमारे पास संसाधन इनके लेवल के नहीं है। हम अगर आगे बढ़ पाएंगे तो अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र और अपने साथियों के सहयोग से ही बढ़ पाएंगे। मेरा परिवार, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाईचारा के लोग हैं, और अन्य वो लोग हैं जिन तक मेरी आवाज पहुंच सकेगी, कि जो एक, अगर मैं सबके लिए, मैं एक बात बताता हूं, आप एक बात देखिए, अगर मैं एक अकेला आदमी, जब हम टीम थी हमारी, चाहे हम एसडी कॉलेज में थे, चाहे हम पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, मेरे साथियों ने, हमने जो उस समय के हमारे साथी थे, उस समय की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ ना चल के हम अपना संगठन खड़ा करेंगे। और हमने ये तय किया और हमने वो खड़ा किया, हम बहुत इलेक्शन जीते, आज तक वो संगठन चल रहा है। तो जब आदमी तय करके बाहर निकलता है तो मंजिल और रास्ते अपने आप मिल जाते हैं।
और अब हरियाणा की राजनीति में मैं आपको बात बता रहा हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूं, वो अपने अपने छोटे छोटे दायरे में इतना अच्छा और खूबसूरत काम करते हैं कि आने वाले समय में आपके सामने वो लोग उभर के आएंगे। लेकिन मैं इसमें सरकार से भी दरख्वास्त करूंगा कि जितना जल्दी हो सके स्टूडेंट इलेक्शन की तरफ अगर बढ़ा जाए, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है अच्छे से अच्छे लोग समाज के बीच आएं और इस देश को नई दिशा देने का काम करें, इस समाज को। क्या एक जो साधन संपन्न परिवार, राजनीतिक परिवार का नौजवान है, उसको एक आम परिवार का बच्चा, आप जैसे लोग या फिर जो नई पीढ़ी आएगी पॉलिटिक्स में, जो आम घरों से होंगे, क्या वो टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते। क्या आप अभी तक जो आप पारिवारिक उनकी बात कर रहे हो, कहाँ चुनाव जीते हैं वो? दीपेंद्र हुड्डा अपना चुनाव हार चुका है, दिग्विजय टोल्ला 4 चुनाव हार चुका है, रणदीप सुरजेवाला अपना चुनाव हार चुका है। आप उन पारिवारिक आदमियों के नाम बताइए कि जो जीत रहे हैं। ठीक है, वो एक कांग्रेस में या किसी भी दल में, मैं ये नहीं कहता कि वो अस्तित्व में है, उनके पास संसाधन है, लोग हैं पुराने जुड़े हुए हैं, आज भी उनके साथ, उनके बाप दादाओं के साथ जो फैमिली काम कर रही थी वही चल रहे हैं। तो जो नया समाज जिसको आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हो कि वो, जब उनके पास, देखो कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर भी हैं, हम सारी जगह नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि हमारे आज एक गरीब परिवार या कमजोर परिवार या आम परिवार के व्यक्ति के पास एक ऐसा माध्यम है, ये सोशल मीडिया और मीडिया, जिसके द्वारा वो अपनी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। जो पुराने समय में तो जिनके पास ज्यादा पैसा था, ज्यादा पावर थी, उन्हीं की आवाज लोगों तक पहुंचती थी। लेकिन फिर भी हम अपने, ऐसे हमारे 20 विधायक होंगे जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी, समाज में आगे बढ़े और वो बढ़ते ही रहे। इसमें एक मेरा सवाल ये भी है, एक आम परिवार का जो बच्चा, मान लो किसान परिवार से, उसके तो पिताजी के 7-8 एकड़ 10 एकड़ मान लेते हैं हम कि जमीन है, 12 एकड़ जमीन है, ये इतनी जमीन है। अब लेकिन राजनीति जो मेन स्ट्रीम राजनीति हो गई है, तो पैसे, बाहुबल, उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें मसल पावर भी है। चलो ठीक है कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे और आपने जो मसल पावर वो इकट्ठा कर ली, नौजवान आपके साथ चलने लग गए, लेकिन पैसा, जो कि एक इलेक्शन हम देख रहे हैं कि सरपंची का इलेक्शन ही 1 करोड़ रुपए का है, एमएलए का इलेक्शन तो बहुत सारी जगह पे 15-15, 20-20 करोड़ में लड़े जा रहे हैं। तो पैसे का भी मैनेजमेंट, और दूसरा जो उसके अलावा जो पूरी एक सोशल सेटिंग है, उसमें ग्रामीण जो एलीट हैं उनके पास भी आपको जाके उनका समर्थन हासिल करना पड़ेगा, बिजनेसमैन क्लास और शहर के इन्फ्लुएंसर लोग, उन सारों में घुसना। तो वो एक आम परिवार के बच्चे के लिए, एक आम परिवार के जो नौजवान जो पॉलिटिक्स में फ्यूचर देख रहा है, काफी टफ गेम नहीं है वो? मानो तो है, ना मानने तो कुछ नहीं है। आज तक जितने भी देश के विभिन्न पदों पे, ठीक है, एक आप कुछ एक परिवारों को छोड़ दीजिए, तो जो लोग बड़े बड़े पदों पे पहुंचे सब तो आम परिवारों से हैं। मनमोहन सिंह, बिल्कुल, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, किस परिवार से थे? पीवी नरसिम्हा राव किस परिवार से थे? एच.डी. देवेगौड़ा किस परिवार थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी किस परिवार से थे? आज नरेंद्र मोदी किस परिवार से हैं? और मुख्यमंत्री देख लीजिए। लेकिन ठीक है, ये छोटे छोटे दल, अपना छोटे राजनीतिक परिवार, पार्टी कहीं कहीं सेट एक बारी एस्टेब्लिश्ड हो जाती हैं, लेकिन वो सब, आज लालू यादव है, उसका परिवार एक अपने दम पे चुनाव नहीं जीत पाता, नीतीश कुमार है, अपने दम पे चुनाव नहीं जीत पाते। ऐसे जो कांग्रेस में भी परिवार थे, एक एक स्टेट में एक एक आदमी बैठा था, उन्हीं के परिवार चल रहे हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए चलता है, लेकिन अल्टीमेटली टाइम, आने वाला समय उस आम परिवार के बच्चे का ही है, जो अपनी बात को समाज के आगे रखेगा, जो सबको साथ लेके आगे चलेगा। ज्यादातर लोग आज पारिवारिक पार्टियों को नकार चुके हैं, इसका उदाहरण आप सब जगह देख भी चुके हो और देख भी रहे हो। ये मैं सभी युवाओं से मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। आप डरे मत किसी भी चीज से, ये मत सोचें कि मैं उसका मुकाबला कैसे कर सकूंगा। वो उसकी टेंशन है कि वो हमारा मुकाबला कैसे करेगा जब हम बनेंगे। वो तो अकेला है, उसके पास तो एक परिवार का नाम है, उसको तो सिर्फ अपने गुलाम चाहिए, हमें तो अपने साथी चाहिए जो कंधा से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ सके। एक बात ये भी, 70s के जो नौजवान थे, 80 के दशक के नौजवान थे, उसमें अगर हम थोड़ा पीछे से ले जाएंगे तो चंद्रशेखर और जब नौजवान थे तो उनको कांग्रेस में यंग टर्क्स बोला जाता था। तो युवा तुर्क वो लोग मतलब इतनी हिम्मत भी रखते थे कि वो अपने संगठन के प्रेसिडेंट को या फिर मुखिया को ये बात तक कह देते थे कि हम अगर ऐसी कांग्रेस रहेगी तो हम इस कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस या फिर उनके संगठनों का जन्म कुछ
कुछ नए बदलाव के लिए था। सोच के लेवल पर आपको क्या लगता है कि आज के समय में कोई ऐसा एजेंडा है जिसमें सोसाइटी की फिक्र हो, इक्वालिटी लेके आने की फिक्र हो, या फिर जो समाज में इतनी गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी, आप देखिए, आप अपने गांव से आप चलेंगे सड़क पे तो आपको खेतों में काम करते हुए मजदूर किसान दिखेंगे, जैसे ही आप थोड़ा आगे आ जाएंगे फ्लैट्स बढ़ते दिखेंगे आपको, और फिर एक पूरा एलीट सेक्शन दिखेगा आपको जो कि फराटे काट रहा होता है शहर में। तो ये इतना इनइक्वालिटी, और अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी आई, उसमें भी बताया कि देश का 57% के आसपास धन सिर्फ कुछ परिवारों के पास ही संचित हो रहा है, उनके पास सिकुड़ के रह गया है। तो इस सारे में गैर बराबरी, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये सारे जो सपने थे शायद 70-80 के दशक तक नौजवानों के रहे हों, अब क्या लगता है, आपको लगता है कि ये सब सोच, ये फिक्र जो आपकी जो पीढ़ी आ रही उसमें है और नहीं है, तो क्या क्या इंजेक्ट किया जाए, आपको क्या इंजेक्शन लगाए समाज की, आप लोग इन सब बातों के बारे में भी सोचेंगे, देखेंगे? देखिए, जो जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी की आप बात कर रहे हो कि कुछ परिवारों के उसमें टैक्स व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही इकोनॉमी चल रही है, तो जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, जैसे आप एक पॉलिटिशियन के लगाइए, ऐसे ही एक बिजनेसमैन के अंदर कैपेबिलिटी, वो अपने दिमाग से, बिजनेस से एक बिजनेसमैनों में परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल होगा। फिर तो मतलब आप इक्वल अपॉर्चुनिटी, मैं युवाओं से एक बात, जिन्होंने वो बिजनेस खड़े किए, क्या वो अमीर परिवारों से थे? वो बिल्कुल गरीब परिवारों से। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अभी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाती है बिजनेस के मामले में? मेरे को तो नहीं लगता। मतलब मैं बतौर पत्रकार कह रहा हूँ, मैं इस एरिया को कवर कर पाता हूँ। स्टार्टअप इंडिया के तहत आप अपनी रिसर्च करिए कि कितने लोगों ने नया। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये सब जो फिक्रमंदी, मेरा सवाल, आप हम दूसरी डिबेट में घुस रहे हैं आर्थिकता के, मैं ये कह रहा हूँ कि जो गैर बराबरी का जो मामला आर्थिक लेवल पे भी, सामाजिक लेवल पे भी, या फिर और भी कई चीजें जो सामाजिक तौर पे जो दुश्मन है एक हिसाब से समाज की, उनको दूर करने की फिक्रमंदी क्या नौजवान नेताओं में दिखती है, या सिर्फ वो अपना एक फ्यूचर ही तलाश रहे हैं इस राजनीतिक उसमें? देखिए, मैं एक बात आपको छोटी सी, आपका सारा जो सवाल है वो छात्र राजनीति से जुड़ के ही और युवा नेताओं के लिए, युवा नेताओं के लिए, मेरा युवा नेताओं के लिए ही है। हाँ, आप युवा नेताओं के बारे में आप रिसर्च करेंगे, अगर एक नेता कोई भी स्टूडेंट लाइफ में ही उसने काम स्टार्ट कर दिया कि मैं तेरे को पास करवा दूंगा, मैं तेरा एडमिशन करा दूंगा, मैं तेरे को अच्छा हॉस्टल दिलवा दूंगा, इस चीज के पैसे लगेंगे, तो क्या आपको क्या लगता है वो आने वाले समय में राजनीति में किस पर्पज के लिए जा रहा है? वो समाज सुधार करेगा? उसका दायरा है वो बड़ा हो जाएगा, वो फिर दूसरी चीजों के पैसे मांगेगा, दूसरी उसमें। मैंने ये जीवन जिया है, मैंने देखा है कि किस तरीके से छात्र नेता सरवाइव करते हैं अपने आप को लोगों के बीच में रखने के लिए। अब रही बात जो गांव के गरीब और कमजोर लोगों की आप बात कर रहे हो, आज भी बहुत सी योजनाओं के तहत सरकार उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है, और बहुत से लोग समाज के अंदर ये लेकिन नहीं हो पा रहा ना। 75 साल हो गए, तो जो नौजवान युवा हैं, वो नई जो नस्ल है, वो नई खेती बाड़ने के बारे में क्यों नहीं सोच रही? मतलब क्या उनके पास नए आइडियाज हैं? क्या उनके पास उनसे लड़ने की एक क्षमता आपको दिखती है? क्या वो उसके लिए फिक्रमंद है, या फिर सिर्फ अपने राजनीतिक कैरियर के लिए फिक्रमंद है? मैं सवाल यहाँ, क्या राजनीतिक कैरियर ही सिर्फ एक कैरियर मानना जाएगा? एक बच्चा अगर अपने खेती को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसका कैरियर नहीं है। एक बच्चा अगर अपने पिताजी की फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, मेरा सवाल देखो, आप सवाल फिर गड़बड़ कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो युवा लीडरशिप आ रही है, क्या वो जो युवा तुर्क चंद्रशेखर टाइप जो मैं एग्जांपल दे रहा था, उस सोच की है कि वो नए इन गैर बराबरी को दूर करने के लिए संगठन या इस राजनीति से टक्कर ले पाएंगे? आज आप मेरी बात इस इंटरव्यू के माध्यम से नोट कर लीजिए, आने वाले समय में आपको हजारों लाखों ऐसे युवा दिखेंगे जो, जिन लोग चंद्रशेखर से भी क्या पता अच्छे काम करें, उनसे भी अच्छी बात करें, और इस समाज में, इस देश को एक नई दिशा देके जाएं। जिस गैर बराबरी की आप बात कर रहे हैं, उसी गैर बराबरी के दौर से निकल के ही लोग आगे बढ़ते हैं, और वो उसको दूर करने के लिए ही बढ़ते हैं। अब आपकी बात माने तो देवीलाल एक किसान परिवार से थे, और उन्होंने किसानों की ही राजनीति करी। हुड्डा की फैमिली भी अपने आप को किसान राजनीति से जुड़ी हुई मानती है, लेकिन अब हम कहेंगे भी किसानों के लिए इन्होंने किया क्या? आपकी बात, लेकिन
समय के अनुसार जो भी, मैं किसी की बुराई में नहीं पड़ता, समय के अनुसार जिससे जो बेस्ट एक नेता कर पाता है वो अपनी कोशिश करता है। और जो अब आप गांव के प्रदेश में देखिए, एक गांव की रचना ऐसे होती थी, एक आदमी के साथ साथ वो सारे गांव का ख्याल रखते थे, बुजुर्ग जो होते थे, एक दूसरे के बेटियों की शादी करने, चाहे गरीब अमीर, उनको दूध का या राशन का, इस तरीके से सब मिलके ही बारात जब आती थी तो सबकी सांझी होती थी। तो एक सिस्टम था। आज इस भागदौड़ की दुनिया में अकेले अकेले आदमी अपने अपने तरीके से काम करने लगे। चलो ये भी एक दौर है, सभ्यताएं जब ग्रोथ करती हैं तो कुछ ना कुछ नया आता ही है। तो उस दौर में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके सॉल्यूशन के लिए भी लोग खड़े हो रहे हैं और आगे भी खड़े होते रहेंगे। ये सोच आप अपने अंदर, ये कोई भी अपने अंदर ना लेके चले कि इनकी समस्याओं के लिए कोई आवाज नहीं। आज सरपंची के चुनाव या जिला परिषद के चुनाव, ब्लॉक समिति के चुनाव, इन चुनाव में या और अन्य चुनाव, बहुत से ऐसे लोग जो बिल्कुल आम घरों से उठ के समाज के बीच अपने आप को रख रहे हैं और समाज उनको वोट भी दे रहा है और वो आगे भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी इस पे आपको दोबारा घेरना चाहूँगा इस सवाल के ऊपर कि ठीक है कि उनको एक स्पेस दे रहे हैं, लेकिन वो तो अल्टीमेटली रिसोर्स इकट्ठा करने में ही लग जाते हैं अपने अगले स्टेप के लिए। मान लो कोई पार्षद बन गया, वो एमएलए की सोचने लग जाता, तो उसके लिए वो जो भी उसका काम काज में जो पैर फंसाता है, जो धन इकट्ठा करने का जो उसका एक टारगेट होना चाहिए था कि वो कोई संघर्ष बिल्ड करेगा उस गैर बराबरी को पाटने के लिए। या फिर मैं सिर्फ गैर बराबरी का नहीं कह रहा, मैं और 50 बुराइयां होंगी उनके खिलाफ लड़ने का। मैं कह रहा हूं कि क्या उतनी कुव्वत या उतनी हिम्मत वो लोग रख पा रहे हैं, और क्या आइडिया के स्तर पे पॉलिटिकल शार्पनेस नौजवानों की उतनी बची है, या फिर वो एक चमचागिरी की पीढ़ी तैयार हो रही है जो सीनियर लीडर के पास जाएगी, उनकी चमचागिरी, उनको गुलदस्ता देके फोटो खिंचवाएगी और अपने राजनीति में कोई पद पाके आगे आराम आराम से बढ़ती जाएगी। या फिर उसमें उतनी भी कुव्वत है कि वो कोई स्ट्रगल बिल्ड करके अपने आप को मजबूत करके आगे खींचेगा। आप बार बार एक ही सवाल को घुमा फिरा के पूछ रहे हो। बिल्कुल, मेरे को जवाब नहीं मिल पा रहा आपसे, इसलिए मैं आप बात को नहीं समझ पा रहे कि को एक मकान बनने में 2 साल लग जाते हैं, ज्यादा बड़ा हो 5 साल भी लग जाते हैं, छोटा हो एक कमरा बनाना हो तो 4 महीने लग जाते हैं। जितनी एक छोटा कमरा बनाना है तो 6 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे, और अगर बड़ा मकान बनाना है तो समय इसी तरीके से ज्यादा लगता। तो जब आप जो बात कर रहे हो, आप एक युवा को एक चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो या गांव की या अपना जिला परिषद, आप उसका कंपैरिजन एकदम चंद्रशेखर से, अटल बिहारी वाजपेयी से या अन्य किसी भी बड़े लीडर से करना, आपका ये सवाल जायज नहीं बैठता। उसको समय दीजिए। उसको चंद्रशेखर जी ने जब वो बात कही और चंद्रशेखर जी जहां पहुंचे तो उनका 40-50 साल का संघर्ष था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो लोग वहां तक पहुंचे, उनके सबके जीवन के पीछे 40-40 साल का संघर्ष है। और अगर आप युवाओं से ऐसी उम्मीद रखेंगे वो 15 साल में, 10 साल में एकदम अपने आप को प्रदर्शित करे नेशनल लेवल पे, तो मुझे लगता है कि उससे क्या होगा, उससे जो आप कैमरे के सामने जो लोग अच्छा बोल पाते हैं, जो डिबेट में अच्छा बोल पाते हैं, वही लोगों को आप युवा नेता मानने लग जाओगे और वही लोग उनको रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे। उसमें आप देख रहे हैं बहुत बड़े, मैं उनको नहीं मानता कि वो उस लायक हैं, क्योंकि वो सिर्फ कैमरे के सामने बोलने वाला लीडरशिप और वही अपने आप को प्रदर्शित करना, ये भी इस देश का दुर्भाग्य है कि युवा आज ये समझने लगे कि मैं, मेरी रील पे लाइक आए, मेरे इंटरव्यू पे मेरे इतना वो आए। इस तरीके से तो राजनीति ना तो पहले चली ना आगे चल सकती। पहले भी तो अखबारों के माध्यम से, जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे तो अखबारों के माध्यम से हमारी बात जाती थी, तो हमें ये लगता था भाई ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों से बात करी जाए। मैं ये कह रहा हूँ, अब आप पॉलिटिक्स में हो, 5 सपने आपके, जो 5 काम जिनके लिए आप सोचते हो कि आप नौजवान हो, और उन 5 कामों के लिए तो आप स्पेस बना ही रहे हो, और वो आप जैसे ही किसी कुछ कर पाने के सक्षम होंगे, उन 5 चीजों को तो आप पकड़ के निचोड़ दोगे क्या? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरी जिंदगी का मैं आपको एक दिल से अपना जवाब देता हूँ। मेरी जिंदगी में मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। जब मैं वो अपना मेरा सपना पूरा नहीं हुआ और हालात मुझे इस प्रोफेशन में ले आए, मैं एक राजनीति के उसमें आ गए। चलो वो सब
साथियों की वजह से मैं यहाँ हूँ, मेरी खुद की वजह से मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा। उन सभी लोगों ने मेरा साथ दिया, जो संसाधनों की आप बात करते हो उनमें। तो मेरा समाज में सबसे पहला जो ये भेदभाव है, बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना करी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक से एक हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने संविधान की रचना करी। गांव की जो संरचना थी उसमें जो आज से 30 साल पहले लोग प्यार से रहते थे, जहां मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे बुजुर्गों की ये भी टेंशन थी कि समाज के कमजोर तबकों के बच्चों की भी शादी हो जाए, और समाज के अन्य सभी वर्गों को साथ लेके चलने की एक परंपरा थी। और जब पंचायती का एक सिस्टम था, लोग लड़ाते कम थे और टिकाते ज्यादा थे, और इस वजह से बाहर आपका सोचना कुछ और हो सकता है। तो सबसे पहले तो मेरी यही बात होगी कि मैं समाज में एक भाईचारे और प्रेम की जो व्यवस्था थी पहले, उसको और मजबूत करें और वो आगे बढ़े। दूसरी जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मैं जो आज इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर की स्कीम में और जितनी ज़्यादा लेके आ सकें, ताकि एक जो गरीब से गरीब तबका है, जैसे आयुष्मान भारत के माध्यम से बहुत से लोगों को मिल रहा है, इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सोशल वेलफेयर की स्कीम लेके आ सकें और डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिले, जिसमें उनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम से कम काटने पड़े। तीसरा, एक प्रदेश के नाते जहां एक हरियाणा की बात होगी, तो आज मुझे लगता है कि हर स्टेट, चाहे वो पंजाब हो, वो पंजाबी फर्स्ट, गुजरात हो, गुजराती फर्स्ट, राजस्थानी और महाराष्ट्र, मतलब सब स्टेट अपनी अपनी स्टेट को फर्स्ट रखता है और अपनी भाषा को। मुझे गर्व है इस हरियाणा की मिट्टी पे कि ये एक ऐसा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा मेडल इस देश को दिए, और कभी भी वो सिर्फ हरियाणा की बात नहीं करता, भारत माता की जय पे सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाला ये हरियाणा है। और इसी हरियाणा को हम एक सूत्र में पिरो के, एक हरियाणा की बात जो मैंने अपने छात्र जीवन में भी करी और आज भी करता हूं, उसको और मजबूती से देश और दुनिया के नक्शे पे स्थापित किया जा सके। चौथी बात, मैं एक बात आपके माध्यम से जो मेरे मन में है कि इस देश के धर्म के आधार पे 3 टुकड़े हुए। जो लोग इस देश को चाहते थे वो यहाँ रुक गए, जो इस देश को चाहते थे वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने अपने अपने जमीन के टुकड़े अलग ले लिए। तो इस देश में जब तक ये जो लड़ाइयाँ आप देखते हो, इनका सबसे बड़ा कारण है कि धर्म के आधार पर जब पहले ही कोई एक टुकड़ा ले चुका है, तो कुछ शरारती तत्व जो बाहर भी बैठे हैं वो बार बार यहाँ लोगों को उकसाएंगे कि आप और मांगिए। तो मेरा मानना है, मैं सरकार से भी और जहां भी मेरी बात मैं कह सकता हूं, मेरा मानना है कि जब तक वो अस्तित्व में रहेंगे, ये लड़ाइयां ऐसे ही चलती रहेंगी। चाहे बेशक से बहुसंख्यक समाज की क्यों ना हो, वो भी तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हिंदू राष्ट्र में हिंदू शब्द जो है आपको बार बार ये एक आप ये डबल स्टैंडर्ड तो मत दिखाइए। नहीं, डबल स्टैंडर्ड, चलो मैं तो ये बात कह रहा हूँ, हिंदू शब्द के हिसाब से जो हिंदू राष्ट्र की बात जो भी चलो करते हैं, जो धर्म के आधार पे 2 टुकड़े पहले हो चुके हैं, क्या आप उससे सहमत हो? वो तो एक हिसाब से उस समय की स्थिति थी, कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म था उस समय भारत में, प्रतियोगी संप्रदायवाद जिसे हम कहते हैं, जिसमें 2 समुदाय आपस में प्रतियोगिता कर रहे थे और उसका नतीजा बना पार्टीशन। और अब अगर मैं ये कहूं भाई मैंने तो एक देश पहले भी लिया, मैं तो अपनी संख्या बढ़ा के या अपना सब कुछ बढ़ा के दोबारा ले लूंगा, ये ऐसा तो कुछ भारत में ऐसी कोई राजनीति हो ही नहीं रही है। मैं तो नहीं मानता उसके बाद की माइनॉरिटी कम्युनलिज्म जैसी चीज इंडिया में है। इंडिया में तो बल्कि बहुसंख्यकवाद है। मुझे लगता है कि मेजोरिटेरिज्म है। इस देश का जो अल्पसंख्यक आप मानते हो, कोई भी समुदाय हो, पूरी दुनिया में सबसे वो ईमानदार और सबसे ज्यादा देशभक्त लोग हैं। आप अगर पर्टिकुलर मुस्लिम की बात करें तो पूरी दुनिया में आज भी सारे देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, सब अपने आपसी गृह युद्ध में फंसे हुए हैं। और उनमें तो कोई और दूसरी जाति नहीं है, कोई और व्यवस्था नहीं है, जो आप वो कहते हो वो लोग नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल, चाहे वो
हम हिंदुस्तान में डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद और हमारे जो वो सिपाही जो आज हुमायूं भट्ट 3 दिन पहले जिसने इस देश के लिए बलिदान दिया, हम ऐसे लोगों को हम पूछते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ना कि यहाँ कसाब और मेनन जैसे आतंकवादियों को जिन्होंने इस देश को टुकड़े करने के लिए कोशिश करी। पांचवा सपना आपका? मैं पांचवा और जो अंतिम मेरी बात है कि एक ऐसी व्यवस्था और मजबूत करी जाए जिससे आम परिवारों के जो लोग हैं वो राजनीति में आगे आएं और समय समय पे नई सोच, नौजवान खून और एक नई हिम्मत समाज के बीच आए और समाज को एक दिशा देने का काम करे। क्योंकि जिस तरीके से आज की सिचुएशन के हिसाब से फैसले हैं और आने वाले 100 साल किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सोचने की क्षमता कभी भी किसी पारिवारिक पार्टी के बच्चे में नहीं आ सकती। ये सोचने की क्षमता उसी में आएगी जो 10 एकड़ का आदमी है, एक छोटी सी दुकानदारी है या रेडी है, जो वो उस जीवन जिएगा, वो समस्याओं को देखेगा और उन समस्याओं से पार पाके ही वही उन समस्याओं को दूर करने का रास्ता निकालेगा। ना कि वो आदमी जिसके हजारों एकड़ जमीन है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और उनके मतलब बाप दादाओं ने जब किसानों के नाम की राजनीति करी और आज अरबपति बन गए, वो लोग इस रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। रास्ता वही निकालेगा जो इस सिचुएशन से निकलेगा, जिसने ये सिचुएशन भुगती है, जिसने खेती की है, जिसने या छोटी दुकानदारी की है, जिसने जो भी किया है, जो एक बिजनेस कोई भी हो, जिसने चाहे वो रेडी लगाई हो, चाहे उसने कोई भी कार्य किया हो, वही लोग आगे आए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो आए और समाज को दिशा दिखाने का काम करें। मेरा सपना ये नहीं है कि मैं बनूं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। हर जो आदमी कुछ बनना चाहता है उसके साथ जुड़ के उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं ऐसे अपने हर भाई का, जो हरियाणा में, पंजाब में, जहां भी जिसको लगता है कि वो ये संघर्ष करने में उसको मुसीबतें आ रही हैं, तो मैं उसका सबका साथ उनके साथ खड़ा होके और उसको जहां तक भी वो पहुंचना चाहेगा उसको वहां पहुंचाने की कोशिश मेरी रहेगी। जी, शुक्रिया नरेंद्र। ये नरेंद्र गुज्जर थे और इनसे हमने एक लंबी बातचीत की जिसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर जो यूथ लीडरशिप है हरियाणा की, उसके ऊपर कई तरीके के सवाल पूछे। हालांकि आइडियोलॉजिकल इंटरव्यू नहीं था, वो हम फिर कभी करेंगे। और ये इस हमारी जो यूथ सीरीज है इसमें दूसरा इंटरव्यू था। इससे पहले हम सोनिया दुहन का इंटरव्यू ले चुके हैं, आज नरेंद्र गुज्जर का इंटरव्यू था। इससे आगे भी हम करीब 10 के आसपास इंटरव्यू करेंगे जिसमें जो गैर राजनीतिक परिवारों के नौजवान हैं, जो पॉलिटिक्स में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू हम आप तक पहुँचाएंगे। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।